नमस्कार दोस्तों, आज है 5 जून 2025 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम रखा गया है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, जब स्कीम के बारे में आप समझेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि इस प्रकार की तो योजनाएं हैं सरकार ऑलरेडी से चला रही थी। उसके बाद इसमें कहना चाहिए नए तरीके से कपड़े पहना करके प्रस्तुत किया गया है इस स्कीम को। देखा जाए, ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी तक सरकार ने किसानों को बीज अवेलेबल कराने के लिए कोई स्कीम चालू नहीं करी हो, लेकिन किसानों को टाइम टाइम पर लगना चाहिए कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। ठीक इसी प्रकार की एक स्कीम आई है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। अब नाम से तो हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगा, हमें तो ऐसा लगेगा कि सभी फसलों के लिए बीज अवेलेबल कराएगी, लेकिन यहाँ पर फल, सब्जी और फूल, ये जो बागवानी फसलें होती हैं, हॉर्टिकल्चर वाली क्रॉप्स होती हैं, इनके लिए सरकार डिजीज़ फ्री क्रॉप्स के सीड अवेलेबल कराएगी। अब सुनने में हमको ऐसा लगता है कि ये स्कीम तो एकदम फ्री होगी फिर तो, लेकिन ये स्कीम पूरी तरह से फ्री नहीं है, लेकिन आप इसको फ्री समझ सकते हैं। यदि आपको सब्सिडी मिल गई है तो अच्छा खासा आपको फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि सरकार बीजों में सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। अब ये कितने % सब्सिडी रहेगी ये तो आने वाले टाइम पीरियड में पता चलेगा। तो क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार फल, सब्जी और फूल जैसी जो बागवानी फसल रहती हैं, इनके लिए डिजीज़ फ्री एंड हाई क्वालिटी रोपड़ सामग्री अवेलेबल कराएगी। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों को सर्टिफाइड एंड क्लीन रोपड़ सामग्री, क्लीन प्लांटिंग सामग्री मिल सके। इससे किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़े, साथ ही साथ वो जो चीज़ पैदा कर रहे हैं उसमें क्वालिटी भी अच्छी खासी हो। साथ ही साथ इससे जो क्रॉप लॉस है उसमें कमी आएगी और जो यील्ड है, पैदावार है, वो बेहतर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, किस मंत्रालय की तरफ से इसको चालू किया गया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट ने कृषि और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि किसान मंत्रालय की तरफ से ये स्कीम चालू करी गई है। तो किसान मंत्रालय की तरफ से क्लीन प्लांट प्रोग्राम को मंजूरी मिल चुकी है। इस कार्यक्रम में 1765 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये एक पायोनियरिंग इनिशिएटिव है जो कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से बदल देगी एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए कुछ नए मानक स्थापित कर रही है। इसको पहली बार 2023 के बजट में जब भाषण चल रहा था ना, उस टाइम इसकी घोषणा करी गई थी। वहीं जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। किसानों को सबसे पहले फ़ायदा पहुंचेगा, इनको वायरस से फ्री और हाई क्वालिटी वाले जो रोपड़ सामग्री है वो मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहला जो फार्मर्स हैं वो इससे फ़ायदा प्राप्त करने वाले हैं। हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिलेगा, इससे फसलों की जो यील्ड्स है, उत्पादक, अब कंज्यूमर्स लोगों को फ़ायदा मिला है। देखिए, एक बात और ये है, यदि किसानों को ये बीज जो है महंगे पड़ेंगे ना, तो जाहिर सी बात है वो अपनी फसलों को भी महंगा बेचेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स को चीज़ें सस्ती मिलेंगी। हाँ, हमें बेटर क्वालिटी वाले वायरस से फ्री फ्रूट्स एंड इम्प्रूव टेस्ट एंड अपीयरेंस एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें ज़रूर प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट को लेकर के। तो जो एक्सपोर्ट में इम्प्रूवमेंट आने वाला है, क्योंकि हायर क्वालिटी के प्रोड्यूस हमारे पास में रहेंगे एंड इन्हेंस होगा इससे इंडिया के रोल को इंटरनेशनल फ्रूट ट्रेड्स में। इस प्रकार से हमने सभी को किस प्रकार से फ़ायदा मिलेगा इसके बारे में जानकारी देख लिया है। बात करते हैं कि कौन कौन से किसान को इसमें शामिल किया जा रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि इसमें सभी प्रकार के किसानों को शामिल किया जाएगा, चाहे वो छोटे किसान हो, चाहे वो बड़े किसान हो, उनकी भूमि का आकार कुछ भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो। सस्ती दरों पर क्लीन प्लांट
सामग्री अवेलेबल कराई जाएगी। इसमें महिला किसानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करी जाएगी, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उनका, और इसके लिए उनको ट्रेनिंग, रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग में भागीदारी का अधिकार मिलेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पर बोली जा रही है, ये जो प्रोग्राम है ये इंडिया का जो डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके हिसाब से इसको लाया जाएगा एंड डेवलपिंग किया जाएगा रीजन स्पेसिफिक क्लीन प्लांट वेराइटीज़ को, एंड टेक्नोलॉजी भी लाई जाएगी जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट को सूट करती है या फिर उसके लिए सूटेबल है। यदि हम इसके प्रमुख घटक की बात करते हैं ना, तो क्लीन प्लांट्स प्रोग्राम के 3 घटक हैं। सबसे पहले तो इस प्रकार के केंद्र खोले जाएंगे, क्लीन प्लांट सेंटर खोले जाएंगे। देश भर में 9 प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं जहां पर डायग्नोस्टिक्स, मतलब कौन कौन से रोग वोग लग सकते हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, टिश्यू कल्चर एंड स्वच्छ पौधों का प्रसार कैसे करके किया जा सकता है, इसके ऊपर काम किया जाएगा। इसमें पार्टिकुलरली जो जगह शामिल है, जैसे अंगूर के लिए पुणे को चुना गया है, जो ठंडी के टाइम पीरियड के फल रहते हैं उनके लिए श्रीनगर और मुक्तेश्वर को चुना गया है, नींबू के लिए नागपुर और बीकानेर है, आम, अमरूद, एवोकाडो के लिए बेंगलुरु और अनार के लिए है सोलापुर। ठीक, इनके लिए इस प्रकार के फल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क की। तो एक स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेशन और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा सीड एक्ट 1966 के माध्यम से। ये इंश्योर करेगा क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रेसेबिलिटी को ऑल प्लांटिंग मटेरियल के लिए। तो यदि हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो लार्ज स्केल की नर्सरीज़ को सपोर्ट किया जाएगा मल्टीप्लेइंग क्लीन प्लांटिंग मटेरियल के माध्यम से। इसके अलावा जो मदर प्लांट्स होते हैं इस सीपीसीज के माध्यम से, सेंटर के माध्यम से इसको प्रोपेगेट किया जाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फार्मर्स लोगों को। तो ये जो स्कीम आई है इसका उद्देश्य है मिशन लाइफ और वन हेल्थ के सिद्धांतों के हिसाब से इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर को कैसे करके बढ़ावा दिया जा सकता है। ये विदेशी पौध सामग्री पर हमारी निर्भरता को कम करेगा और हमारा जो ग्लोबल फ्रूट एक्सपोर्ट का मार्केट है उसको इन्हेंस करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और ICAR द्वारा मिलकर के इसको लागू किया जा रहा है। कुछ और फैक्ट यहाँ पर मिस हो गए हैं कि जो हाल फिलहाल में यूनियन गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत करी है ना, ये स्कीम की शुरुआत करी गई है महाराष्ट्र के साथ में। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने चालू किया है और किस राज्य से इसकी शुरुआत करी गई है। ये यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके अलावा कितने इसके लिए सेंटर स्थापित करे गए हैं, तो 9 सेंटर स्थापित करे गए हैं। कौन कौन से कहाँ पर हैं ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे कि अंगूर के लिए कौन सी जगह को चुना गया है, ठंडी के फलों के लिए कौन सी जगह चुना गया है कि वहाँ पर हम सेंटर बनाएंगे। अब सीधे चलते हैं हम एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को। ये पार्टिकुलरली बात करता है कि कैसे करके जो वुमेन लीड स्टार्टअप्स हैं पार्टिकुलरली ग्रीन सेक्टर में। अब चूँकि हम जून के महीने में 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं, तो इस मौके पर महिलाओं की भागीदारी का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है कि पर्यावरण को बचाने में महिलाओं की भूमिका कैसे हो सकती है। पार्टिकुलरली ये देश को चलाएंगी भी और हमारे पर्यावरण की रक्षा भी करेंगी। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा हाल ही में भारतीय स्टार्टअप में और भी ज़्यादा इनोवेशन की वकालत करी गई है। इसमें उन्होंने बोला है कि किस प्रकार से इसमें चुनौतियां मौजूद हैं और कैसे करके ये अवसर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, मतलब बहुत सारे भाषण दिए जाते हैं लेकिन ग्रीन इनोवेशन के ऊपर सरकार बातचीत नहीं करती है कि कैसे करके ग्रीन इनोवेशन को हम प्रोत्साहित करेंगे और वुमेन लीड ग्रीन बिजनेसेस को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ पर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन इनोवेशन एंड वुमेन लीड ग्रीन बिजनेसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
इनकी संख्या हमें बढ़ाना है, खास करके ऐसे टाइम पीरियड में जब क्लाइमेट चेंज तेज़ी से अस्थिर होते जा रही है। बात करते हैं कि ग्रीन इंटरप्राइजेस की। ग्रीन इंटरप्राइजेस के अंतर्गत बहुत सारे काम आ सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे हम प्लास्टिक की टोकरियाँ इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह में हम बाँसों के सामान यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं महिलाएं ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। कैसे करके इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल वगैरह को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीन इंटरप्राइजेस, हरित उद्यम तेज़ी से एक आर्थिक पावर बनते जा रहा है, इकोनॉमिक पावर बढ़ते जा रहा है। काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर ने एक स्टडी किया है जिसमें बोला जा रहा है केवल उड़ीसा की ग्रीन इकोनॉमी में ही 23 अरब डॉलर का बाजार संभावित है। अब सोच लीजिए यदि ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही नहीं बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं बायो पैकेजिंग की, चाहे वो बायो पैकेजिंग हो, चाहे वो इंजीनियर्ड बैम्बू हो, ई वेस्ट रिसाइकलिंग हो, ठीक है, एंड चाहे वो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग हो। लेकिन 2024 में देखेंगे केवल 18% जो स्टार्टअप्स ही हैं वो महिलाओं के द्वारा संचालित करी गए। इससे हम सोच रहे हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ग्रीन इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, वो सपना जो है साकार नहीं होने वाला है। एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ग्रीन इकोनॉमी में महिलाओं को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इससे इक्विटी निश्चित होगी। साथ ही साथ 2047 तक भारत ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल रखा है उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। सबसे पहली बात आ जाती है कि भाई फाइनेंस की प्रॉब्लम होना। फाइनेंस में भेदभाव नहीं करना। किसी भी स्टार्टअप के लिए रुपया जुटाना एक कठिन काम हो जाता है, लेकिन जब आप महिला हों और आपकी ग्रीन टेक्नोलॉजी न्यू है तो ये चुनौती और भी ज़्यादा कठिन हो जाती है। जैसे राशि गुप्ता जो कि विजन मैक्ट्रॉनिक्स की संस्थापक हैं और लिथियम आयन बैटरीज़ के सेक्टर में ये काम कर रही हैं। अब इनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 2015 से ही फाइनेंस बॉटलनेक का सामना किया, भाई रुपए पैसे की दिक्कत जा रही थी। उन्होंने बोला कि बैंक पूछते थे कि पर्दे के पीछे कौन पुरुष है, मतलब उनको महिला के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये महिला ही इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगी। लेकिन अब मुझे क्लाइमेट टेक में महिलाएं अधिक दिखाई दे रही। धीरे धीरे करके हालात में सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी जो फाइनेंसरीज होते हैं, बैंक होते हैं, महिलाओं में निवेश को जोखिम भरा मानते हैं। यदि किसी महिला की कंपनी में एक पुरुष को फाउंडर होता है ना, तो उसके लिए क्रेडिट एक्सेस काफ़ी आसान हो जाती, मतलब बैंकों को लगता है इसके साथ में पुरुष है, मतलब इसका बिजनेस चल जाएगा आगे। जबकि ग्लोबल आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं बेहतर उधारकर्ता होती, मतलब रिटर्न करने के मामले में महिलाएं सबसे बेस्ट होती। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, तो 2014 की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत में 79% महिला उद्यमी सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, मतलब किसी से उधार लेने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी, और 1.1% ही ऐसी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। सरकार इस अंतर को पहचान रही है, लेकिन यहाँ पर रियलिटी अलग हो जाती है। 2025 के बजट में पहली बार SC और ST महिला उद्यमियों के लिए 2 करोड़ तक के टर्म लोन की घोषणा एक बहुत अच्छी पहल है, जो कि 1 करोड़ से अधिक का ऋण देने की इच्छा शक्ति बताती है। ऐसे और भी ज़्यादा स्कीम्स की ज़रूरत है जो 1 करोड़ या फिर उससे अधिक का ऋण या फिर क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड कर सकें। अब एक और यहाँ पर पर्सन की बात करी जाती है, ठीक है, माही सिंह की, जो कि जयपुर में स्थित कैंसरी की सह संस्थापक है। ये स्टार्टअप वेस्ट कचरे को एडवांस नैनो मटेरियल में बदलता है ताकि जो बैटरी की एफिशिएंसी है ना उसको बढ़ाया जा सके। उन्होंने बताया है कि महिलाओं के लिए इन सरकारी योजनाओं को सरल और पारदर्शी बनाना जरूरी है ताकि वे सरकार को
सरकार के ऊपर भरोसा कर सकें। इसके अलावा एंड टू एंड ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। प्राइवेट लैंडिंग में बैंक और इन्वेस्टमेंट फर्म को अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा ग्रीन इनोवेशन वाले लोगों को देने के लिए आरक्षित करके रखना चाहिए और अपनी जो एनुअल रिव्यू समीक्षा रिपोर्ट में ये बताना चाहिए कि महिलाओं द्वारा संचालित हरित व्यवसायों को कितना ज़्यादा आपने क्रेडिट दिया है। इसके बाद अगला कदम जो उठाया जाना चाहिए वो ये है कि ग्रीन बिजनेसेस में काम करने वाली महिलाओं के द्वारा कौन कौन सी चुनौतियां फेस करी जा रही हैं। स्पेसिफिक चैलेंजेस के हिसाब से हाई क्वालिटी मेंटरशिप प्रोवाइड करना ज़रूरी है। रेवाय एनवायरमेंटल सॉल्यूशन की वनीता प्रसाद पूछती हैं कि हम किन्हें रोल मॉडल के रूप में देखेंगे। महिला उद्यमी ने ब्रिक्स बूट कैंप और नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफार्म जैसे कार्यक्रमों को प्रभावी मेंटरशिप प्लेटफार्म के रूप में रेखांकित किया है कि हम लोग नीति आयोग ने जो चालू किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफार्म उससे गाइड लेंगे। साथ ही साथ ब्रिक्स की तरफ से जो बूट कैंप का आयोजन किया गया था वहाँ से भी हमको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमें ऐसे और कोलैबोरेशन की ज़रूरत है जो महिलाओं की ग्रीन इकोनॉमी में और भी ज़्यादा भागीदारी को सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उनको मैनेजमेंट ट्रेनिंग मेंटोरिंग मतलब मार्गदर्शन, नेटवर्किंग और एक्सेस टू कैपिटल प्रोवाइड करेगा। इसके बाद अगला जो यहाँ पर चुनौती वाला कदम हमको दिखाई देता ये है कि इंजीनियरिंग में महिलाओं की भागीदारी कम है, लगभग 19%। इसको सुधारना है। इसके लिए जो इंजीनियरिंग करिकुला है इसको ऑटोमेशन की नई प्रगति के रूप में हमें चेंज करने की ज़रूरत है। महिलाओं को स्कॉलरशिप देनी चाहिए। ऑटोमेशन का अर्थ होता है कि अब महिलाएं पहले पुरुष प्रधान रहे भारी काम करने वाले इंजीनियरिंग सेक्टर में ट्रेनिंग ले सकती हैं। विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन की ज़रूरत है और इसके लिए वुमेन इंजीनियर की ज़रूरत है हमको और इसके लिए वुमेन इंजीनियर ही काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। टाटा स्टील की वुमेन ऑफ मेटल योजना आई थी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिला इंजीनियरों को छात्रवृत्ति दिया जा रहा है। ऐसी योजनाओं के लिए बड़े मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन और डेडिकेटेड फंड की हमको ज़रूरत पड़ती है। बात यदि हम करते हैं भारत की ग्रीन ग्रोथ की, ठीक है, तो भारत का जो ग्रीन ग्रोथ सेक्टर है इसमें हम चाहते हैं कि महिलाओं की जो भूमिका है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इसके लिए हमें ग्रीन इकोनॉमी में महिलाओं के सामने आने वाले जो बैरियर है उसको दूर करना पड़ेगा। टारगेटेड मेंटरशिप लेकर के आना है, एक्सेस टू फाइनेंस होना चाहिए और वुमेन लेड बिजनेसेस में विश्वास बढ़ा करके हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगी। महिलाओं को सशक्त बनाना 2047 तक भारत को एक सस्टेनेबल एंड डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली ये एग्रीकल्चर वाले सेक्टर से जुड़ा हुआ है कि कैसे करके हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में रिफॉर्म्स ला सकते हैं, सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इसमें इंक्लूड है ब्रिंगिंग फॉरगॉटन फूड्स बैक टू द टेबल विल लीड टू बेटर वेलबींग। इसका मतलब ये है कि पुरानी जिन फसलों को हम भूल चुके हैं और आज के टाइम में केवल उगाया जाता है धान, गेहूँ, मक्का, बस यही किसान उगा रहे हैं इनको, ये उनकी मजबूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। इनमें एमएसपी मिल जाती है और बाकी की फसलों में एमएसपी नहीं मिलती है। दूसरी बात ये है कि इनकी जो पैदावार है वो अच्छी है, इसके लिए हरित क्रांति भी आई और उसने बढ़ावा दिया गेहूं और धान की फसल को। सबसे ज़्यादा फसल गेहूं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा गेहूं को हुआ था। अदर फसल इसलिए नहीं उगाते हैं क्योंकि उसमें किसानों की पैदावार कम होती है।
इसके अलावा उनको एमएसपी नहीं मिल पाना भी एक प्रमुख रीज़न रहता है। ठीक है, तो इसके लिए मार्केट में यदि इन चीज़ों की डिमांड फिर से हो जाए, जैसे कि पहले ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी सब की खेती हुआ करती थी। हमारे गांव में खुद इन सब चीज़ की खेती होती थी, अलसी की, अरहर की खेती होते हुए देखा हूँ मैं। लेकिन जैसे ही नहर आई है, नहर आने के बाद पानी की व्यवस्था हो गई, पानी के बाद खाद कीटनाशक की व्यवस्था होना चालू हुई, तब से सारी फसलें उगाना लोगों ने बंद कर दिया। पहले उड़द भी लगाते थे, अरहर लगाते थे, मसूर लगाते थे, चना, मटर, ये सब की खेती होती थी हमारे गांव में। आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि मात्र गेहूं और धान, और अभी तीसरे नंबर में मक्का चालू किया है। पहले सोयाबीन लगाते थे, सोयाबीन को भी बंद कर दिए हैं, वो भी ज़्यादा पानी की वजह से अब हो नहीं पा रहा है, घास ज़्यादा हो जाता है और सोयाबीन कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के दौरान हमें भोजन में पत्तेदार सब्जियों की विविधता देखने को मिली। ये सभी ताजगी से जंगल और खेतों से तोड़ी गई थी। इसी तरह से हमारे देश के गांव और जनजातीय क्षेत्रों में कई प्रकार की सब्जी फसल उगाई जाती हैं, जैसे कि बाजरा, बीन्स, दालें, कंद, जंगली फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, जिनके बारे में शहरी लोग बहुत कम जानते हैं। इस राज्य की नीसी और आपातानी जनजातियां इन स्थानीय पौधों के पोषण और औषधि गुणों के बारे में बहुत नॉलेज रखती हैं। अब एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये आगाह किया है कि भाई पूर्वोत्तर भारत में एग्रो बायोडाइवर्सिटी तेज़ी से समाप्त हो रही है। ठीक है, भले ही थोड़ी बहुत देखने को मिल जा रहा है, लेकिन जो पहाड़ी राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत है, यहाँ पर एग्रो बायोडाइवर्सिटी तेज़ी के साथ में ख़त्म हो रही है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर प्रजातियों के लुप्त होने की दर को बता रहा है। इस प्रकार के खाद्य पदार्थ, इनके कुछ औषधि गुण रहते हैं, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें होती हैं। इसके अलावा यहाँ जो रहने वाले जनजातीय कम्युनिटीज़ हैं, इनकी जो पारंपरिक पाक शैली होती है, खाना बनाने की जो कला है, शायद ये जो जानकारी है ये भी तेज़ी के साथ में ख़त्म होते जा रही है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे देश में जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है वो किस प्रकार से है। जैसे कि इंडिया कवर करता है 2% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया को। ठीक है, पृथ्वी में जितनी भी जगह है उसका 2% जगह भारत के पास है, लेकिन यहाँ पर 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिल रही है। हमको 17वें नंबर की रैंक्ड एज वन ऑफ 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 36 वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनमें से 4 का एक हिस्सा है। ठीक है, जो 36 हैं ग्लोबल हॉटस्पॉट, उनमें से 4 हमारे देश में है, और ये वैश्विक खाद्य फसलों की विविधता के केवल 8 केंद्रों में से एक माना जाता है। वहीं भारत के विविध वनों से मिलने वाली जो नेचुरल सर्विसेज हैं, इसका मूल्य प्रतिवर्ष 103 ट्रिलियन रुपए से भी ज़्यादा का है। इसके अलावा हमारा जो लोकल इकोसिस्टम सर्विस है, ये सस्टेन करती है हमारे लाइवलीहुड ऑफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को। मतलब हमारा जो लोकल इकोसिस्टम है, आसपास का वातावरण है, ये ही हमारे लिए खाना अवेलेबल कराने का काम करता है। हालांकि हमारे पास जो नेचुरल एसेट्स हैं, इसमें लगातार गिरावट आ रही है, इससे भारत की जीडीपी घटती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बाधा आती है। फिर भी बायोडाइवर्सिटी और इसके मानव कल्याण को बढ़ाने की क्षमता अभी तक हम पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं। अब जो ग्लोबल फूड सिस्टम आज के टाइम में चल रहा है, यहाँ पर 3 फसलें ही उगाई जा रही, चावल, गेहूं और मक्का। दुनिया की 50% से भी ज़्यादा प्लांट बेस्ड कैलोरीज प्रदान कर रही है, और इसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जैसे कि पोषण का असंतुलन, न्यूट्रिशन का इनबैलेंस पैदा हो जाना, साथ ही साथ क्लाइमेट के प्रति ये फसलें बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे कि मौसम जब भी गड़बड़ होगा तो ये जो फसलें हैं वो मौसम की मार को नहीं झेल पाती।
साथ ही साथ बहुत सारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं जैसे कि गैर संक्रामक रोग में डायबिटीज़, मोटापा ये वर्ल्ड लेवल पर बढ़ रहा है। कृषि में तकनीकी प्रगति हो रही है, इसके बावजूद उत्पादकता में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसका फ़ायदा सबको नहीं मिल पाया। इससे फूड सिस्टम रेजिलेंस हमारा खतरे में आ चुका है। अब यदि हम बात कर लेते हैं अब यदि हम चर्चा करें दोस्तों पार्टिकुलरली कि कैसे करके कौन सी फसलें हमें उगाना चाहिए जो कि आने वाले टाइम पीरियड में क्लाइमेट चेंज को एब्जॉर्ब कर सकें। लंबे समय से हमने स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली फसलें जैसे कि बाजरा, कुट्टू, राजगीरा, कटहल, कंद और आलू जैसी फसलें, साथ ही साथ कुछ स्थानीय दालें हैं, इसको हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, जो अब भी निगलेटेड एंड अंडर यूटिलाइज स्पीसीज़ के रूप में वर्गीकृत है। आज के टाइम में बस जिसमें हमारी कमाई ज़्यादा हो उसको प्राथमिकता दी जा रही है। तो अब इनको ना, ये जो फसलें हैं पहले जो लोग उगाया करते थे कम पानी वाले क्षेत्र में, अब इनको हम ऑर्फन क्रॉप्स बोलते हैं। अब अपॉर्चुनिटी क्रॉप्स मानी जा सकती हैं क्योंकि ये पोषण से भरपूर हैं, जलवायु प्रतिरोधी हैं और स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से हैं ये फसलें। अब बात करते हैं इस प्रकार के फसल और इनको उगाने वाले समुदायों की। ऑर्फन क्रॉप्स हम किसको बोलेंगे? जिनकी खेती बाड़ी आज के टाइम में बंद हो चुकी है। ये लोकल रूप में खाई जाती थी। बनाते कैसे थे? आजकल वो विधि भी धीरे धीरे करके गायब होती जा रही है। तमिलनाडु के ईस्टर्न घाट में स्थित कोल्ली हिल्स की समुदाय पारंपरिक रूप से स्थानीय बाजरा की किस्में उगाना पसंद करती थी, लेकिन पिछले 30 साल में किसानों ने कैश क्रॉप को उगाना चालू कर दिया, जैसे कि कसावा, काफ़ी और काली मिर्च। इससे क्षेत्र में एग्रो बायोडाइवर्सिटी में गिरावट आ गई है। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन पिछले 20 सालों से यहाँ के कृषि समुदायों के साथ काम कर रहा है ताकि मिलेट क्रॉप डाइवर्सिटी के क्षरण को रोका जा सके। मतलब पहले जो मिलेट क्रॉप्स उगाया करते थे ना, वो अब नहीं उगा रहे हैं, तो फिर से वो खेती चालू हो सके। इस संगठन ने पार्टिसिपेटरी रिसर्च और किसानों के ग्रुप्स को एम्पावर करने जैसे प्रयास किए हैं। विशेष रूप से महिलाओं को पारंपरिक ज्ञान दिया जा रहा है और पहले की जो प्रथाएं हुआ करती थी बोला जा रहा है कि उसको आप अपनाइए। मिट्टी की उर्वरता सुधारना है, फसल में डाइवर्सिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर साल धान ही धान लगा रहे हैं। एंड वैल्यू एडिशन के माध्यम से आप अपनी रोजी रोटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, साथ ही साथ श्री अन्न योजना चालू करी है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, साथ ही साथ लोग इसको खाएं पिएं भी और एक्सपोर्ट भी हम कर सकें मोटे अनाज की। इसके अलावा जो वैल्यू चेन्स है इसको और भी ज़्यादा हम मजबूत करना चाहते हैं, ब्रांडिंग करना एंड लाभ क्या मिलेगा इसके प्रति लोगों को जागरूकता करना है। बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने मिलेट मिशन जारी किए हैं, योजनाएं चालू करी हैं। जैसे उड़ीसा के कोरापुट ज़िले में ओडिशा मिलेट मिशन के साथ मिलकर के कम्युनिटी लीड मिलेट रिवाइवल, ठीक है, इसके लिए बीज से लेकर के इसके उपभोग तक का समर्थन सरकार कर रही है। नेशनल लेवल पर भले ही रागी, ज्वार, बाजरा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, लेकिन अब हमें ये भी सोचना है कि स्टेट जो मिशन चला रहे हैं इसको माइनर मिलेट तक विस्तार करिए और इनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल करो। मतलब PDS में आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करो। अब 5 दशक पहले की जब हम बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन ने एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की परिकल्पना करी। मतलब हमें केमिकल और कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है, हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बना के चलना है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना है ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनका भोजन उसमें डाइवर्सिटी रहे, पोषक तत्वों से वो भरपूर रहे। यदि हम इन भूले बिसरे खाद्य पदार्थों को फिर से थाली में नहीं लाते हैं ना, तो ये आने वाले टाइम पीरियड में हमें मजबूर कर देगा कि नहीं, हमें इनकी खेती करना ही है।
बात कर लेते हैं, आज पूरी दुनिया में एक नया बायोडाइवर्सिटी साइंस उभर रहा है जिसका भारत फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे वर्कर हैं, साथ ही साथ हमारे पास साइंटिस्ट लोग भी हैं। ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस हमें भारत की अनूठी जैव विविधता के सतत उपयोग में मदद करेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर और खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य और पोषण, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम, ठीक है, एंड बायोइकोनॉमी। साथ ही साथ जो 1.4 अरब लोग हैं, इनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रोज़गार भी हमको मिल जाएगा यदि हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। तो भारत जो है नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में भी काफ़ी अग्रणी रहा है, ठीक है। तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको भी हमें आगे लेकर के जाने की ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाने की हमें ज़रूरत है। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं तो सेंसस से जुड़ी एक और न्यूज़ आई है। भारत जब अपनी अगली जनगणना 1 मार्च 2027 तक पूरी करेगा, जो कि 16 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रही है, ये घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा की गई है। ये भारत की पहली डिजिटल सेंसस होगी और आज़ादी के बाद पहली बार जाति का कास्ट इनमरेशन इसमें किया जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 फैक्ट निकल कर के आ रहे हैं। पहली ये डिजिटल जनगणना है, पहली बार ही जाति पर आधारित जनगणना सरकार करा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है आज़ादी के बाद से। आप देखेंगे तो ये जनगणना 2 चरण में कंप्लीट करी जाएगी, ठीक है। किस प्रकार से 2 चरण होंगे इसमें, इसको आप देख लीजिए। इसको 28 फरवरी 2027 तक ख़त्म कर देंगे। इसके लिए जो रेफरेंस डेट है वो 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर जैसे जो स्नो बाउंड एरियाज़ हैं, इसके लिए 1 अक्टूबर 2026 की तिथि तय करी गई है। सरकार ने अभी तक जनगणना की जो शुरुआती तारीख है इसको घोषित नहीं किया है, लेकिन कास्ट सेंसस एक्ट 1948 की धारा 3 के अंतर्गत सेक्शन 3 क्या बोलता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 16 जून को प्रकाशित होने की संभावना है। संविधान के हिसाब से देखा जाए 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना का उपयोग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डीलिमिटेशन के लिए किया जा सकता है। मतलब जनसंख्या के हिसाब से सीटों का वितरण किया जाएगा कि 100 लोग में एक व्यक्ति खड़ा होगा, कि 150 में एक खड़ा करेंगे, कि 50 में एक खड़ा होगा। वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्र 1971 की जनगणना के आधार पर बने हैं। अगला सामान्य चुनाव जो है लोकसभा का 2029 में होने वाला है। वहीं भारत में जो अंतिम जनगणना है 2011 में हुई थी और 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना आ गया जिसके चलते चलते सरकार ने स्थगित कर दिया। चुनाव होने चाहिए लेकिन जनगणना नहीं होना चाहिए। 30 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली जनगणना में कास्ट इन्यूमरेशन को प्राथमिकता देने की बात करी है। अब बात यदि हम करें जनगणना एक्ट मतलब सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल 1990, इसके हिसाब से हम लोग सेंसस कंडक्ट कराएंगे। इसमें हाउस लिस्टिंग, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन 2 चरण होंगे। दोनों चरण मिलाकर के लगभग 11 महीने इसमें लग जाएगा एंड कास्ट इन्यूमरेशन सेकंड चरण में ही होने वाला है। 2021 जनगणना के लिए 24 लाख इन्यूमरेशन ब्लॉक बनाए गए थे, इसका भी यूज़ किया जाएगा। लगभग 30 लाख इन्यूमरेटर रहेंगे, जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के टीचर्स का फ़ायदा उठाएगी सरकार। तो ये डिजिटल प्रक्रिया के लिए बने मोबाइल ऐप पर फिर से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं यदि हम ट्रेनिंग मैनुअल की बात करें, एक महत्वपूर्ण नया हिस्सा जोड़ा जा रहा है, वो है इन्यूमरेशन ऑफ कास्ट। अभी तक केवल SC और ST का डेटा पब्लिश किया गया था, लेकिन अब इनके साथ एक नया ड्रॉप बॉक्स जोड़ा जाएगा जिसमें अन्य जातियों का भी जानकारी इसमें रहेगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, जबकि इसमें पहले से 119 करोड़ नागरिकों का डेटा है। 2021 की जनगणना के पहले चरण में NPR अपडेट की योजना सरकार बनाई थी। इसके अलावा इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। सेल्फ इन्यूमरेशन का भी ऑप्शन दिया जा रहा है।
जिसके लिए पहले से एक पोर्टल बनाया गया है, लेकिन ये विकल्प उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑनलाइन एनपीआर डिटेल पहले ही अपडेट कर चुके हैं। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं सिटीजनशिप रूल 2003 के हिसाब से, एनपीआर को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की तैयारी की पहली प्रक्रिया मानी जाती है। 2027 की जनगणना का प्रभाव सीटों की डिलिमिनेशन पर पड़ने वाला है। संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के ऊपर भी इसका असर पड़ने वाला है। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली सीनियर सिटीजन की तरफ से सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार की तरफ से जो स्कीम आने वाली है उसके बारे में। आने वाले टाइम पीरियड में जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। संख्या बढ़ने के साथ ही साथ सरकार की जेब से खर्चा भी बढ़ेगा। इनको पेंशन देना है, इनके हेल्थ के ऊपर व्यवस्था करना है, रहने के लिए व्यवस्था, खाने के लिए व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं शायद सरकार को करना होगा, तो खर्चा बढ़ेगा। तो सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई नेशनल पॉलिसी लेकर के आने वाली है। तो करेंटली इसका निर्माण किया जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इसके अंतर्गत कुछ की एलिमेंट है जो कि डिस्कस किए गए हैं एक मीटिंग के दौरान, ठीक है, जो कि मीटिंग रखी गई थी नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसकी अध्यक्षता करी गई थी सोशल जस्टिस मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार की तरफ से। मंत्रालय ने बताया है कि चर्चा का मुख्य विषय ये रहा है कि जो हम पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं ये डेमोग्राफिक रियलिटी को कैसे सही ढंग से प्रतिबिंबित करेगी। विशेष रूप से जनसंख्या में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। मंत्रालय के हिसाब से देखा जाए, जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन बता रहे हैं कि 2047 तक भारत की 20% जनसंख्या, मतलब 20% हिस्सा सीनियर लोगों का रहेगा। 2011 की सेंसस बोलती है कि अभी 8% है इनकी जनसंख्या। सरकार के अनुमान के हिसाब से देखा जाए 2026 तक ये परसेंट 8 से बढ़कर के 12% हो जाएगा। एंड आगामी जनगणना जो कि मार्च 2027 में है, यहाँ पर डेटा काफ़ी अच्छा प्रस्तुत करने वाली है। एक सरकारी अधिकारी ने बोला है कि अभी ये जो पॉलिसी हम बना रहे हैं, अभी हम इसको तैयार कर रहे हैं। इस पर बहुत सारे स्टेक होल्डर के सुझाव हमको चाहिए रहेंगे। इनमें से कुछ सुझाव बुधवार की बैठक में प्रस्तुत करे गए थे। एक महत्वपूर्ण सुझाव ये था कि नीति में हमको ये ध्यान रखना है कि 2047 तक भारत में वृद्ध लोगों की संख्या कहीं ज़्यादा अधिक हो जाएगा, तो हमें कहीं ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ये बैठक राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की चौथी बैठक थी, जैसे कि सरकार के ऑफिशियल बयान में हमको पता चला। इसमें बोला जाता है कि वृद्ध लोगों को हमें डिजिटल इंक्लूजन में शामिल करना है, मतलब बुजुर्ग लोग भी स्मार्टफोन, ऑनलाइन सेवा इनका उपयोग करें। एक सुविधा तो हमको ये देना है। फिर फ्रॉड हो जाएगा तो कहाँ कंप्लेन करेंगे, पैसा वापस होगा कि नहीं होगा, ये सब बात की बात है। बैठक में ये भी विचार किया गया है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड फीडबैक मैकेनिज्म बेटर होना चाहिए। इसको कैसे करके हम इंस्टीट्यूटलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एल्डर एब्यूज़ है एंड नेग्लेक्ट है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना कि अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, इसके लिए भी कुछ व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके लिए ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज़्म बनाया जाएगा और वृद्धाश्रम और जो वरिष्ठ नागरिक देखभाल संस्थान है, मतलब ओल्ड एज होम्स एंड सीनियर केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके लिए भी मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई भी खोल ले रहा है लेकिन देखभाल अच्छे से नहीं हो रही है। इसके अलावा कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग के ऊपर भी फोकस किया जाता है। अब यहाँ पर दो मेजर स्कीम देखने को मिलेंगी। एक है राष्ट्रीय व्यासोरी योजना और दूसरी है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सिटीजन्स। ये दो चीज़ आने वाली है। ये फोकस करेंगी क्वालिटी एंड पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोअप एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस के ऊपर, मतलब जीवन सहायक उपकरणों की गुणवत्ता और वितरण के बाद की निगरानी पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा।
तो जो राष्ट्रीय वायुश्री योजना है, इसके अंतर्गत सरकार ने बताया है कि 5 लाख से भी ज़्यादा जो सीनियर लोग हैं इनको निःशुल्क इस प्रकार के उपकरण हम देंगे, जैसे कि वॉकर है, व्हील चेयर है, चश्मा एंड सुनने के यंत्र प्रोवाइड किए जाएंगे।